नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। देश का सबसे बड़ा कर सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी या वस्तु एवं सेवा कर शनिवार 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। माना जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में हुआ ये सुधार देश के सकल घरेलू उत्पाद में 2% तक की बढ़ोतरी करने में कामयाब होगा और कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान लेने जा रहे इस कर से 20 खरब अमेरिकी डॉलर वाली भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। जीएसटी लागू करने का सबसे बड़ा मकसद वन नेशन वन टैक्स सिस्टम को लागू करना है, जिसके लिए 4 अलग अलग टैक्स स्लैब बनाए गए हैं, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। इस सब के अलावा सिगरेट जैसी चीज़ों पर अलग से एडिशनल सेस लागू किया जाएगा। एक और जहां केंद्र सरकार इस कानून के लागू होने का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर पूरे देश के कारोबारी इसके विरोध में आ गए हैं। राष्ट्रीय उद्योग एवं बाजार मंडल, भारतीय व्यापार उद्योग मंडल ने शुक्रवार को देश भर में उद्योग एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का फैसला किया। हड़ताल कर रहे संगठनों का कहना है कि कॉरपोरेट और बड़े औद्योगिक समूह इसका लाभ उठाएंगे और छोटे और मझोले व्यापारी इसकी पेचीदगियों के मकड़जाल में फंसकर रह जाएंगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी ने सरकार द्वारा इस कानून का जश्न मनाने को प्रचार हासिल करने वाला एक बड़ा तमाशा बताया है। जीएसटी की अवधारणा 2003 में तत्कालीन एनडीए की सरकार के समय सामने आई थी। उसके बाद यूपीए सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे देश भर में लागू करने की बात कही थी। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इसे संसद में पेश किया था। इसके नियम और दरें तय करने के लिए जीएसटी काउंसिल की कुल 17 बैठकें हुई और दिलचस्प बात यह है कि इन बैठकों में सभी फैसले आम सहमति से हुए। देश देशांतर में आज बात जीएसटी को लेकर उठ रही चिंताओं की और उन अवसरों की भी जो इससे मिलने की बात कही जा रही है। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व वित्त सचिव सीएम वासुदेव, आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार, डीएचएमए के अध्यक्ष अरुण सिंघानिया और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रिय रंजन दास। आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा कि बड़े ज़ोर शोर से जीएसटी को लागू करने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आज़ादी के बाद एक बहुत बड़ा कर सुधार ये लागू होने जा रहा है। आपकी क्या राय, क्या कहेंगे आप जीएसटी के बारे में? जीएसटी देखिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा कर सुधार तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि कितना भारत की तैयारी है इसको लागू करने के लिए। अगर देखा जाए तो जीएसटी जैसे जो है वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये 1978 से देश में लागू करने के लिए। पहले सबसे पहले आप देखिए तो मैन वैट की बात हुई थी 1978 में वगैरह। हेलो, आवाज़ आ रही? जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आप जारी रखें अपनी बात। हेलो हेलो, हाँ हाँ, हेलो, हाँ हेलो। लगता है कि कुछ तकनीकी गड़बड़ी की वजह से अरुण जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करेंगे। सीएम हमारे साथ हैं, पूर्व वित्त सचिव हैं वासुदेव साहब। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर के? काफ़ी आशाएं भी हैं और एक तरह की चिंताएं भी हैं। देखिए, आशाएं और जो जीएसटी के लाभ हैं, इतना बड़ा कर सुधार हो रहा है, ये तो काफ़ी लोगों को जानकारी है कि अर्थव्यवस्था से इससे बहुत बड़े पैमाने पे लाभ होने वाला है। कई किस्म के कर इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। करों का जो टैक्स के ऊपर टैक्स कैस्केडिंग होता था वो इससे कम हो जाएगा। बहुत सारे जो इनफॉर्मल सेक्टर से कैश इकोनॉमी थे वो फॉर्मल सेक्टर में आएगी। टैक्स बेस इससे बढ़ेगा, तो काफ़ी लाभ हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। मगर जो चिंताएं भी हैं लोग इस समय बता रहे हैं वो अपनी जगह सही हैं। मैं मानता हूँ 3 प्रकार के लोगों के दिमाग में प्रश्न हैं। एक प्रश्न है जीएसटी के रेट को लेके। कोई लोग कह रहे हैं कि कई वस्तुओं पे जीएसटी रेट ज़्यादा हो गया है। लोग कंपेयर करते हैं कि पहले इतना टैक्स था, 12 था, अब 18 हो गया, 15 से 18 हो गया। तो ये मैं समझता हूँ पूरी तरह समझ के नहीं बात कही जा रही है। क्योंकि देखिए, जो टैक्स की दर तो अपनी जगह जो बढ़ी हुई है या कम हुई है वो हुई है, मगर जो इस वस्तु पे टैक्स लग रहा है उस वस्तु का दाम भी तो कम होगा कि अगर उसके ऊपर जो टैक्स के ऊपर टैक्स पीछे कड़ी में चले आ रहे थे वो कम हो जाएगा। तो पूरा जो देखने के लिए है कि जो रेट रखे गए हैं उसका किसी वस्तु के ऊपर क्या प्रभाव होगा, वो दोनों चीज़ें मिला के देखनी चाहिए। अगर आप केवल वर्तमान टैक्स जो है सेल्स टैक्स या वैट है उसको कंपेयर कर दें विद जीएसटी तो वो आपको पूरी पिक्चर नहीं देगा।
आपको ये देखना होगा कि जो कैस्केडिंग इफेक्ट कम हुए हैं, बहुत सारे टैक्सेस जो मिला दिए गए हैं जीएसटी में, उससे जो वस्तु है उसका दाम लास्ट पॉइंट ऑफ सेल पे कम होगा, उसके ऊपर फिर जीएसटी लगेगा। तो ये अगर जब तक ये पूरे परिप्रेक्ष्य में ना देखा जाए तो जो दर रखी गई है उसका पूरा अनुमान नहीं लगता है। ठीक। दूसरी जो लोगों के मन में समस्या है कि ये कंप्लायंस बहुत ज़्यादा कठिन हो सकती है, जो प्रक्रियाएं बनाई गई हैं वो बहुत जटिल हैं, उससे क्या काफ़ी जो बिजनेसेस हैं, खास करके जो छोटे और मध्यम दर्जे के बिजनेसेस हैं, उनको बहुत समस्याएं उठानी पड़ेंगी, कंप्लायंस बहुत कठिन हो जाएगा। ये अपनी जगह सही है, इसमें सरकार को शुरू के महीनों में मैं समझता हूँ 2-3 महीने में काफ़ी हैंड होल्डिंग करनी पड़ेगी। काफ़ी लोगों के ऊपर जो टैक्स एनफोर्समेंट के जो नियम हैं उसको ढिलाई से थोड़ा लागू करना होगा ताकि लोग इसको समझ जाएं, क्योंकि बहुत हद तक ये कंप्यूटराइज्ड है। बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं कि इतने 37 रिटर्न फाइल करें, रिटर्न नहीं फाइल होते हैं। जी सीएम वासुदेव साहब आप रहे, मैं आता हूँ आपके पास में दोबारा। आपने अपलोड किए हैं। अरुण कुमार जी, आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे आप अपनी बात जारी रखें, कुछ तकनीकी विघ्न आ गया था। जी हाँ, तो देखिए ऐसा है कि जैसे कि वासुदेव साहब ने भी कहा कि जो छोटे और मझोले उद्योग हैं और जो कुटीर उद्योग हैं वहाँ पे समस्या बहुत बड़ी आने वाली है। हालांकि 20 लाख से कम के जो टर्नओवर का है वहाँ पे उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन वही एक समस्या आती है कि जो 20 लाख से कम वाले भी हैं वो इनपुट क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा, तो उनके लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, और जब वहाँ पे कॉस्ट बढ़ेगा तो वो नॉन कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। दूसरी बात ये है कि जो कहा जा रहा है कि वन नेशन वन टैक्स, तो बड़े उद्योगों के लिए तो वो फायदा है कि वो मतलब अगर मारुति है तो हो सकता है वो जो अहमदाबाद से भी माल खरीदता है, चेन्नई से भी माल खरीदता है, गुवाहाटी से भी माल खरीदता है, उसको फायदा होगा। लेकिन जो छोटा जो उद्योगपति है, छोटा व्यापारी है, वो लोकली खरीदेगा, लोकली बेचेगा, तो उसको कोई जो फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कंपटीशन में वो अगर कमजोर पड़ जाता है तो उसका माल कम बिकेगा और उसके ऊपर असर होगा। दूसरा ये कि कॉम्प्लायंस का जैसे कॉस्ट कहा जा रहा है कि काफ़ी बढ़ जाएगा, आपको अकाउंटेंट रखना पड़ेगा, आपको एक कंप्यूटर लगाना पड़ेगा, और अगर ये कॉस्ट बढ़ते हैं तो जो आपका प्रॉफिट है वो कम होगा, तो आपको परेशानी में आना पड़ेगा। मेरा मानना है जो ये छोटे और कुटीर उद्योग है यहाँ पे 93% जो एम्प्लॉयमेंट है, अगर उस पर धक्का लगता है तो प्रोडक्शन गिर सकता है। और जो बात जब प्राइसेस की जा रही है कि प्राइसेस पे क्या असर है, ये बात सही है कि कैस्केडिंग इफेक्ट कम होगा, लेकिन सर्विसेज पे जहाँ पे अभी तक पहले 12% था, फिर 14 हुआ, फिर 15 हुआ, अब सुना है कि काफ़ी चीज़ों में 18% हो जाएगा, और काफ़ी आम जो रोज़मर्रा की जो सर्विसेज हैं उन पे असर होगा। हालांकि एजुकेशन और हेल्थ को बाहर रखा गया है, तो अगर सर्विसेज जो आज प्रोडक्शन का 55% है वहां पे अगर प्राइसेस बढ़ते हैं तो सब चीज़ों के प्राइसेस बढ़ने की संभावना है। तो मेरा मानना है कि प्राइसेस के फ्रंट पे और प्रोडक्शन के फ्रंट पे और एम्प्लॉयमेंट के फ्रंट पे, कंप्लायंस के फ्रंट पे, इस पे तीनों पे जो काफ़ी असर होने की संभावना है। अब ये आने वाले दिनों में दिखेगा कि किस चीज़ का कितना असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पे। अरुण जी आप रहें हमारे साथ, मैं आता हूँ दोबारा आपके पास में। अरुण सिंघानिया साहब, आप व्यापार मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं और खुद भी व्यापारी हैं, आपको क्या आशंकाएं हैं, क्यों आप इसके विरोध में हैं? मैं आपको विशेष रूप से कपड़े के बारे में ज़्यादा बता सकता हूं, क्योंकि मैं जिस संस्था को प्रतिनिधित्व देता हूं वो कपड़े की 124 साल पुरानी संस्था है। कपड़े पे कभी भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं था, और आदरणीय जेटली जी ने कहा था जिस पे कोई टैक्स नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिर्फ 3 जून को इन्होंने हमारे को कपड़े को जीएसटी में डाल दिया, तो 26 दिन में ना तो हम समझ सकते हैं। अभी 70 साल से जो भी सरकार चल रही थी, चाहे उसमें एनडीए की सरकार थी, चाहे आदरणीय मोदी जी की 3 साल की सरकार है, कुछ सोच के ही कपड़े को छोड़ रखा था, अनाज को छोड़ रखा था। अब ये वर्गीकृत करते हैं देश को इस तरीके से, ये अमीर आदमी की चीज़ है, ये गरीब आदमी की चीज़ है। मेरे ख्याल से ये वर्गीकरण ठीक नहीं है। जैसे इन्होंने अनाज में किया, ब्रांडेड पे 5% लगा दिया, खुले में लगा दिया 0। अब खुला तो वैसे कायदे में आज बेच ही नहीं सकता कोई, FSSAI के अंदर रजिस्टर्ड कोई कराएगा, पैक होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से जटिलता है इसके अंदर, कंप्लायंसेस में, टैक्स देने में मैं नहीं समझता इस देश के नागरिक को कोई दिक्कत है। कंप्लायंसेस में, इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा परेशानी है। दाश साहब, आप किस रूप में देख रहे हैं, जिस तरह से देश में एक बड़ा वर्ग देख रहा है कि बहुत उम्मीदों के साथ कि बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है और इससे बहुत देश में फ़ायदा होगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, 20 खरब अमेरिकी डॉलर वाली अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। दूसरी तरफ
विरोध हो रहा है। छोटे और मझोले व्यापारी कह रहे हैं कि साहब हमारे ऊपर बड़ा बोझ पड़ जाएगा, कमर टूट जाएगी, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है लोगों को कि क्या होगा। क्या कहेंगे आप? नहीं, कुछ आशंकाएं हैं जिसके चलते कुछ व्यापारियों ने विरोध कर रहे हैं। ये नहीं कि देश भर में व्यापारियों से और हर क्षेत्र के व्यापारियां इसके विरोध कर रहे हैं। ये 10 साल आते आते 10 साल लग गए, उससे ज़्यादा लग गए हैं। और इस पे जितना चर्चाएं हुई हैं, मतलब किसी और चीज़ पे इतना चर्चा नहीं हुआ। आपको पता है कि नोटबंदी जैसा बहुत बड़ा चीज़ जो हुआ उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। तो इससे तो ये जब से राज्य स्तर में वैट लगा है, उसको उसी एम्पावर्ड कमेटी असीम दास गुप्ता वाला करीब 20 साल पहले से ये बात जीएसटी की भी चल रही है। और फिर 2003 से विजय केलकर कमेटी के बाद जीएसटी पे और कोई चीज़ बचा नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से लेकर जो जीएसटी लेजिस्लेशंस हैं, इसमें बहुत समय गया है एक फेडरल सिस्टम में पॉलिटिकल कंसेंसस इवॉल्व करने में, और सारे स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा लाके इस अभी जो सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है वो परफेक्ट है? नहीं, परफेक्ट नहीं है। जिस तरह से सोचा गया था, क्या उस तरह से वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वाली बात है? वो नहीं है। और उसकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आपको क्या लगता है कि अच्छा है, ख़राब है, बुरा है, क्या है? लेकिन जो है वो मेरा कहना ये है कि बहुत देर हो चुका है और इसको इंट्रोड्यूस होना ही था। और जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी, उसके बाद फिर सितंबर 16 का डेडलाइन बन गया। ये पिछले 15 साल में कई बार जीएसटी का डेडलाइन आगे बढ़ता रहा और डेडलाइन को भारत मीट नहीं कर पाया। इस बारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बार होने के बाद 16 सितंबर के बाद आपका अराजकता होता, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं लग सकता था अगर जीएसटी नहीं आता, क्योंकि जो पुराना टैक्स सिस्टम है वो 16 सितंबर के बाद लागू नहीं हो पाता। तो एक हिसाब से तो एक डेडलाइन जो जुलाई 1 का इंट्रोड्यूस करने का टारगेट डेट बना, ये बिल्कुल करना ही था ना। उसके लिए तैयारी कितनी है ये बात है। और ये भी हम जानते हैं इंटरनेशनल एक्सपीरियंस से कि ये जहाँ जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है जी, अब करीब 150 देशों ने इसको जीएसटी को कर चुके हैं, जो कि भारत में नहीं हुआ। इसका जो लाभ है वो सर्वविदित है, सबको पता है क्या क्या लाभ है। लेकिन जो देश में हुआ वहाँ ये कोई एक स्मूथ प्रोसेस नहीं रहा। इसमें दिक्कतें आएंगी, तो शॉर्ट टर्म दिक्कतें आने वाली है और आएगी। मैं आता हूँ आपके पास में। वासुदेव साहब, अभी आपने सुना यहाँ बाकी पैनलिस्ट को भी, दिक्कतें हैं और दिक्कतें बहुत आसानी से ख़त्म होने वाली नहीं हैं। और जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, उनके सामने ये एक सवालिया निशान है कि वो इस समस्या से कैसे निपटेंगे। दूसरी बात ये कही जा रही है कि साहब हर व्यक्ति को अब अपने लिए एक सीए हायर करना पड़ेगा या रखना पड़ेगा ताकि वो उसका टैक्स का काम देखे, और हर 3 महीने पे आपको अपने टैक्स की रिपोर्ट करनी होगी। ये जो कम्बरसम प्रोसेस मालूम होता है, ये क्या कुछ आसान बनाया जा सकता था आपकी नज़र में? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि जो लोग इस समय परेशानियां समस्याएं सामने आ रही हैं, एक तो रेट्स को लेके है, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि केवल आप रेट्स को देखने से नहीं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पहले क्या व्यवस्था थी और अब क्या व्यवस्था होने वाली है, क्योंकि रेट्स और जो दाम है जिसके ऊपर टैक्स लगता है, दोनों में तालमेल बैठाना पड़ेगा। क्योंकि वस्तु का दाम तो कम होगा, क्योंकि जो टैक्स के ऊपर टैक्स उसके पीछे लगा रहा था वो कम होगा। तो वो तो अपनी जगह सही है। जो लोग जिनके ऊपर टैक्स थोड़ा अधिक लग रहा है देखने में, जैसे कपड़ा हो या और हो, तो अपनी समस्याएं सामने रखेंगे। मैं समझता हूँ जीएसटी काउंसिल ज़रूर उस पर विचार करके जो भी स्टेक होल्डर्स का निर्णय होगा उसको लेंगे। दूसरी प्रकार की जो समस्या आप बता रहे हैं कि इसके इम्प्लीमेंटेशन में बहुत समस्याएं आएंगी, लोगों के ऊपर बहुत बोझ पड़ेगा, कई रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेंगी, ये एक अपनी जगह सही है। क्योंकि जो अभी तक हमारे बिजनेस करने के तौर तरीके थे उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा जीएसटी आने से।
ये बिल्कुल आधुनिक तरीका है बिजनेस करने का, जो 165 देशों में जीएसटी लागू हो चुका है, हमारे यहाँ होने वाला है। तो इसको हम ज़्यादा और देर टाल नहीं सकते हैं कि अगर हमें विश्व में कम्पीट करना है तो ये एक इकोनॉमी की जो हमारी है उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो फॉर्मल सेक्टर में आएगा। तीसरी जो लोगों की समस्या है वो उनकी समस्या है जो अभी तक कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, छोटे व्यापारी हैं या छोटे खरीदार हैं, कैश से कर रहे हैं। अब उनकी समस्या तो है अपनी जगह, क्योंकि उस जो कैश से ट्रांजैक्शन लोग कर रहे थे वो टैक्स बचाने के लिए कर रहे थे। अब अगर टैक्स बचाने के जरिए बंद हो जाएंगे तो जाहिर है कि ऐसे लोगों को पीड़ा होगी, मगर उनको भी ये समझना पड़ेगा कि टैक्स अगर अदा करेंगे कायदे से तो उनकी जो बिजनेस है वो भी सफल होगी, कंज्यूमर को भी सही दाम सही चीज़ें मिलेंगी और सरकार को भी जो टैक्स वाजिब है वो मिलेगा, बजाय इसके कि सरकार फिस्कल डेफिसिट बढ़ाता जाए, बाजार से बोरो करके अपने विकास कार्यक्रम चलाए। तो ये मैं समझता हूँ विन विन सिचुएशन सबकी है। शुरू में 2-3-4 महीने में ज़रूर टीथिंग प्रॉब्लम्स आएंगे, ज़रूर समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं से सबको निपटना होगा। जो व्यापारी हैं उनको निपटना होगा, कंज्यूमर निपटना होगा, सरकारों को निपटना होगा। मगर मैं मानता हूं कि जो जीएसटी काउंसिल बनी है जिसमें सब स्टेक होल्डर्स हैं, सभी प्रकार के राजनीतिक दल उसमें सम्मिलित हैं, सब राज्य सरकारें सम्मिलित हैं, तो वो ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हैं कि जो आम जनता का बहुत ही नुकसान हो जाए, ऐसा हो जाए। तो समस्याओं का हल प्रोफेसर अरुण कुमार, आप क्या कहेंगे कि ये जो टीथिंग प्रॉब्लम की बात कही जा रही है, इसको दूर करने का कोई और तरीका आपकी नज़र में हो सकता है? और दूसरे ये कि जो विपक्षी दल इस सरकारों में, राज्य सरकारों में हैं और जिनके वित्त मंत्री इसमें शामिल हैं, वो भी एक तरह से नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, जो कि एक बार इसको कबूल कर चुके हैं। और दूसरे ये कि देश भर में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला तो चल ही रहा है, लगभग सभी विपक्षी दल, एक जनता दल यूनाइटेड को छोड़ दें तो इस पर नाराज़गी जता चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि ये जो जीएसटी लागू किया जा रहा है इसमें क्या क्या परेशानियां आएंगी ये एंटिसिपेट नहीं किया गया है पूरी तरह से। हालांकि डिस्कशन चल रहा है इसमें 10-12 साल से, लेकिन आप देखिए जैसे कि पहले कहा जाता था कि प्रोडक्शन तो डेफिनेटली 1 से 2% बढ़ेगा, लेकिन अगर छोटे और मझोले उद्योगों पे एडवर्स इफेक्ट होता है तो प्रोडक्शन गिर जाएगा। ये कहा जाता था कि दाम कम हो जाएंगे और टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगा। ये तो कॉन्ट्रडिक्टरी टर्म है। अगर जो इनडायरेक्ट टैक्स के जो आप कलेक्शन बढ़ा देते हैं तो दाम तो अपने आप ही बढ़ेंगे उससे, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स तो इन्फ्लेशनरी होता है। और चाहे अगर वो ब्लैक इकॉनमी को भी कंट्रोल कर लेता है तो भी अगर आप ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्ट करेंगे तो प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें थी ये धीरे धीरे पिछले 1.5-2 साल में समझ में आई, जब से मेरा EPW में आर्टिकल आया जुलाई 2015 में, जिसमें ये सारी बातें मैंने रखी। इसके साथ एक और जो चीज़ जुड़ी हुई है कि फिस्कल फेडरलिज्म का क्या होगा, क्योंकि जो तमिलनाडु की सिचुएशन है वो जम्मू कश्मीर की नहीं है, जो आसाम की सिचुएशन है वो गुजरात की नहीं है। तो इसलिए जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने हालांकि ये मान लिया कि ये जीएसटी तो लागू होना है, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी तरह से बात उनको समझ में आई नहीं। और इसीलिए जब मैं राज्यसभा कमेटी में गया था 2015 के अंत में, जब उन्होंने इन्वाइट किया था मेरे EPW के आर्टिकल के बाद, तो मैंने ये कुछ बातें रखी थी वहाँ पे। और उसके बाद मुझे लगता है कि जब ये चर्चा में बातें आने लगी कि क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो मेरा मानना है कि ये पूरा डिस्कशन नहीं हुआ, क्योंकि एक तरह से हवा फैला दी गई कि ये तो होना ही है और ये होना ही चाहिए। ये नहीं देखा कि जो और देश हैं वहाँ पे उनकी व्यवस्था ज़्यादातर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, ज़्यादातर फॉर्मल इकॉनमी है, वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि हमारी अर्थव्यवस्था में 93% लोग उसमें काम करते हैं। तो ये जो सारी समस्याएं हैं वो इसलिए आ रही है कि हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बहुत ही हेट्रोजिनस है। अगर एडवांस कंट्रीज की तरह हमारा भी स्ट्रक्चर बड़ा होमोजीनियस होता तो शायद हम ये आसानी से इंप्लीमेंट कर पाते, पर हमारे अर्थव्यवस्था में ये सारी समस्याएं एंटिसिपेट नहीं की गई है, इसलिए समस्या आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो होता है वो ये है कि जो आज की अर्थव्यवस्था में टैक्स है और जो कल लगने वाला है दोनों में बराबर टैक्स मिले। पर हुआ क्या है कि यहाँ पे जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट जो निकाला गया है वो बहुत हाई निकाला गया है। मेरा मानना है कि अगर आप जो कैलकुलेशन करें तो 10 से 12% अगर जो एवरेज टैक्स होता तो शायद इन्फ्लेशन नहीं होता, लेकिन अब कहा जा रहा है 15 से 18% के करीब एवरेज रखा जाएगा टैक्स रेट, तो उसमें इन्फ्लेशन होने की गुंजाइश ज़्यादा है।
तो इसलिए ये आने वाले समय में पता लगेगा कि ये प्रोडक्शन पे कितना असर होगा, एम्प्लॉयमेंट पे कितना असर होगा, और जो ये प्राइसेस हैं उस पर असर होगा, और जो छोटे मझोले उद्योग हैं उनके जो कितनी कॉम्प्लिकेशन आती है उनके ऊपर क्या असर आता है। और ये देखना पड़ेगा कि जो बड़े उद्योग हैं उनको फायदा होता है तो क्या उससे जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनको नुकसान होगा। जी, अरुण सिंघानिया साहब, आप लोगों का विरोध सिलसिला जारी है, क्या सरकार से कोई बातचीत करने की उम्मीद है और क्या आपको लगता है कि बातचीत करने से कोई मसले का हल निकल आएगा? सरकार हमसे अगर विचार विमर्श करेगी तो हम एक अच्छे नागरिक होने के कारण हम उनसे विचार विमर्श करके रास्ता निकालेंगे। परंतु जैसे अभी आदरणीय अरुण कुमार जी ने कहा, मध्यम और छोटे उद्योग व्यवसाय वो इसके अंदर 100% नुकसान में रहेंगे। इसका इनपुट मैक्सिमम बड़े उद्योगपतियों को मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट में जितना भी कट होता है उसका कंज्यूमर को आज तक नहीं मिला है। तो इसके अंदर भी जैसे अभी वासुदेव जी कह रहे थे कि जो उसमें टैक्स की जो बचत होगी, टैक्स के ऊपर टैक्स, वो कंज्यूमर को पास ऑन होगा। अब तक हमारे भारत की 70 साल के इतिहास में कंज्यूमर को पास ऑन नहीं हुआ है। और ये जो इम्प्लीमेंट की वन नेशन वन टैक्स, टेक्सटाइल के अंदर ही इन्होंने पॉलिस्टर यान पे 18%, पॉलिस्टर कपड़े के ऊपर 5%, रेडीमेड गारमेंट पे 12%, टेक्सटाइल को ही इटसेल्फ इन्होंने वन बिजनेस नहीं रखा। मेरी समझ में आता कहाँ से ये वन नेशन वन टैक्स है। एक लाइन और बोलूँगा, 100% जी मैं दोबारा इस बात को कह के जाऊँगा, इन्होंने ये जल्दबाजी में निर्णय लिया है। और कम से कम कपड़े के ऊपर तो बहुत ही 26 दिन दिए हैं, हमारे को ना सोचने की शक्ति मिली है ना टाइम मिला है। कम से कम हमें 6 महीने टाइम दे, हम विचार विमर्श के साथ टैक्स देने में हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम किसी भी कैश की ट्रांजैक्शन अर्थव्यवस्था में विश्वास नहीं करते। प्रियरंजन दास साहब, जो अभी अरुण कुमार जी और सीएम वासुदेव साहब कह रहे थे उससे आप कितना सहमत हैं? क्योंकि जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो शायद हुई नहीं अभी सरकार की तरफ से। ये बात सही है। उसमें ये जो रेट का फिक्सेशन है ये एक मैकेनिकल तरीके से, जबकि सर्वसम्मति में सारे 31 राज्य और केंद्र मिलकर ये रेट और बिल्कुल यूनानिमसली तय हुए हैं, फिर भी एक ये मैकेनिकल प्रोसेस से हुआ है, ना कि कोई खास सोच समझ के बाद रेट्स को तय की गई है। ये मैकेनिकल प्रोसेस ये रहा है कि एक तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है उसको देखी गई है कि भाई जो अभी जीएसटी में जो रेवेन्यू कलेक्शन हो, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम से कलेक्शन हो, वो घाटा ना हो जाए, नंबर 1। नंबर 2 ये देखा रखा गया है कि अभी टैक्स इंसिडेंस कोई भी सेवा है, कोई भी पदार्थ है तो उस पर क्या है, और जीएसटी के बाद उसके आसपास रहे ताकि उसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ना हो। ये 2 कंसिडरेशन से बड़े मैकेनिकल तरीके से फिटमेंट बैठाया गया है, जिससे बहुत सारा इनकन्सिस्टेंसीज है, जो कि जैसे कि सिंघानिया साहब ने अब बताया कि टेक्सटाइल के अंदर ही उन्होंने इतने सारे टैक्स रेट्स हैं, तो ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और रेट्स में प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो जीएसटी काउंसिल है ये एक स्टैंडिंग बॉडी है। ऐसा नहीं है कि आपने एक बारी जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दी तो ये रेट सारे फ्रोजन हो गए, और कई चीज़ें जो कि जीएसटी के अंदर नहीं है, जैसे कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये सारी चीज़ें, एक जो टैक्स के ऊपर टैक्स की बात होती है वो बहुत मायने रखती हैं, ये चीज़ों के आना, ये भी आगे आ सकते हैं और जीएसटी काउंसिल उसमें एम्पावर्ड है ना। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि देश एक राष्ट्रीय स्तर पे एक फेडरल सिस्टम के अंदर सारे राज्य और केंद्र मिलके अपना अपना जो सोवरेन पावर है उसको पुल किया है, और उससे एक कर व्यवस्था का जो कि ग्लोबल है और जो कि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी है, उस चीज़ को लाने की कोशिश की गई है। और ये इस टाइम में आना, जिस टाइम में इन्फ्लेशन के फ्रंट में अगर आप देखिएगा तो शायद थोड़ा सा उसमें एल्बो रूम है, तो उसको लिया जा सकता है। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी है। आप सिंघानिया साहब कुछ कह रहे थे बहुत संक्षेप में। एक ही लाइन में जी, ये ऑनलाइन सिस्टम है सारा जी, ना तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और ना हमारे यहाँ सिग्नल फैसिलिटी है, और ये सिर्फ दिल्ली में अप्लाई नहीं हो रहा, ये अमरोहा में भी अप्लाई हो रहा है। इस बात को मद्देनजर देखा जाए, और ये डेली ऑनलाइन है, ये 3 रिटर्न और 1 रिटर्न 37 रिटर्न नहीं है, हर एक इनवाइस कंप्यूटर पे होगा,
कंप्यूटर ऑनलाइन है, सिग्नल पे है, इस बात का इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखा गया। चलिए, बहुत जो बहुत हमारे शुक्रिया देश में पर्याप्त अरुण सिंघानिया साहब, प्रियरंजन दास साहब, CM वासुदेव साहब और प्रोफेसर अरुण कुमार साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो GST को लेकर देश भर में काफ़ी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वहीं इसको लेकर के चिंताएं और आशंकाएं भी हैं और उनका निवारण करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।